ले बोलो डाउट्स बेटा। जरा हाँ ये होया नहीं। हाँ देखो ना पुत्र, ये पेज नंबर 6 है ना, असाइनमेंट का ना पेज नंबर 6 है। ये उन्हें क्वेश्चन किया वा कि आ एक स्क्वायर है, तो आ चार्ज है 1Q, आ कॉर्नर वर्टिसेस ए है, तो आ बी है, तो आ सी है, और आ डी है, तो आ चार चार्जेस है। निकला है उधर देख लो केड़ी असाइनमेंट है 1.3 है 1.3। तो असाइनमेंट का कितना नंबर बनया इथों 17 पेज है असाइनमेंट। आ देखो बेटा, तो आ जरा 17 की प्रॉब्लम है, तो आ स्क्वायर का सेंटर है, और आ जो चार्जिस दिते हैं पुत इन्ह करके आप सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एस ओ निकालनी। हम थोड़ा जहा लॉजिक लगा के देखो, जिहड़ा ए है उन्हें करके ओ तो इलैक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होएगा, इदा। तो आप ये लिखता ये करके इदा, ये करके इदा, ये करके इदा, यही है। ये चार इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है ओ दे। हुण ध्यान दियो ईए और ईसी वड्डी कौन है, ईए और ईसी चो ईसी वड्डी है ना, तो यदा मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं, तो रिजल्टेंट इन्होंने दोनों का रिजल्टेंट सी की तरफ होएगा। हाँ हो गया रिजल्टेंट। इन्हों चो वड्डी कौन है, ईडी वड्डी है, तो क्या मैग्नीट्यूड, तो आ रिजल्टेंट हो गया। और आ दोनों जेडे है ना चेक करके देख लो, ये इक्वल वेक्टर्स होंगे, चेक कर लियो। आ जो वेक्टर है ना E1 और आ E2 है, E1 का मैग्नीट्यूड आएगा EC माइनस EA, E2 का आएगा ED माइनस EB, और चेक करके देखियो बराबर होएगा। इसका मतलब इन्ह दोनों का रिजल्टेंट किधर में होएगा, अलोंग द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर हो जाएगा ना, तो बाइसेक्टर मतलब आ लाइन, तो आ रिजल्टेंट है। तो आ रिजल्टेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ कह सकते हैं इस डायरेक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ कह सकते हैं D to A या C to B, C B है तो कर लो, समझ आई गल। आ की है रिजल्टेंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आ किहदे पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल। तो आ वाली डायरेक्शन C तो B वाली भी कह सकते हैं, इनू आपां किहदे पैरेलल कह सकते हैं, D to A भी। ऑप्शन च की हो टिक कर लो, जे मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर आप जिहड़े मर्जी लिख सकते। हाँ यार वो बाइसेक्टर क्यों नहीं पता, दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को ऐड करना तो रिजल्टेंट हमेशा अलोंग द बाइसेक्टर होना।
है ना। हुण पता करने वाली स्टेज लंघ गई, हुण याद रखने वाली है स्टेज। कितनी बारी गल कर चुके हैं, इन्हों मतलब दिमाग च रखो, ये छोटे छोटे पॉइंट ही है, गल कुछ नहीं है, हैगी तो प्रैक्टिस तो निकलनी है, बस इनू भुलना नहीं है। केड़ा नहीं नहीं, अपना अलग है, अपना अलग होएगा सब्जेक्टिव वाला। उधरों छड़ दियो फिजिक्स, कोई गल नहीं, वो तो दो ही दे दियो है। नहीं लोड़ ही नहीं है, तुम इधर करो, ठीक है। हाले सब्जेक्टिव करना, ऑब्जेक्टिव नहीं करना, फिर नहीं तो +1 वांग हाल होना तुहाडा, तुहानू कुछ नहीं पता लगना। केड़ा वा है? क्योंकि लास्ट ईयर जो स्टडी में किया है ना काम, कन्फ्यूज हो गए थे तुम सारे जने। उधर केमिस्ट्री मैथ करी और जिदा भी कराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वा। फिजिक्स वाल ना बढ़ जी, तुम दसा नहीं तो फिर नर्वस हो जूंगे, ठीक है। वो मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलना वा मैं, क्योंकि आप कोई ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे, तो उत्थे करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जूंगे, फिर तुम लगना भी गड़बड़ हो रही है। पहले इनू कर लो तो है ना, वो नहीं टेस्ट देने की लोड़। केड़ा क्वेश्चन है? आही कितना पेज है? 19 90। The positions of 2 point charges Q1 and Q2 are R1 and R2 respectively. Find the position of the points where the net field is 0 due to these charges. है ना, गल फिर वही आ गई, देखो इधर देना होया की है। लिसन पुत्र, आ देखियो, आ देखो हुण आ है सिचुएशन भी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कितने चार्जेस दिते हैं, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? पहले का पोजीशन वेक्टर, दूजे का डायग्राम बनानी पएगी। हुण जो आप डायग्राम बनाने आ, आही है ये लाइक है कि अनलाइक चार्जेस। न्यूट्रल पॉइंट कितने होगा? सेंटर नहीं, हाँ, तो लेट दिस बी द न्यूट्रल पॉइंट। आप की करना वा, हाँ हम एक्चुअली आप न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। आम तौर पर जो आप न्यूमेरिकल किए रूटीन वाले, जी पोजीशन असी निकालते सी ना, वो की निकालते सी, या Q1 तो निकालते सी या Q2 तो। पर इस न्यूमेरिकल Q1 की पोजीशन भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दी है, Q2 की भी, इस करके आप इतों R निकालेंगे, R ही निकालेंगे। हुण ये जड़ा पॉइंट है, गल सीखो, है सारा वेक्टर ही है, तो इस न्यूट्रल पॉइंट पे Q1 का इलैक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होएगा? इधर नो। इस इलैक्ट्रिक फील्ड का मैं नाम रखदा E1, रखदा। हुण ये जड़ा E1 है,
ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आएगी, क्या तुसी लिख सकते हैं? हुण याद करो ध्यान नाल कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है E1 ये किहदे करके है पुੱਤ, पॉइंट चार्ज करके है ना। तो इसका सोर्स चार्ज Q1 है, तो 1/4 पाई Q1 ओवर आ डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। हुण ये जिहड़ा डिस्टेंस है आ वाला डिस्टेंस इनू किद्दां लिखा जाए, तो इनू लिखण का कई तरीके है। आ भी तरीका वा कि मैं इस डिस्टेंस नू की मान लेना वा, देखो तुहाडे लई ये मैं R1 कर लेना, ठीक है। तो मैं इत्थे की लिखूंगा, ते नाल इत्थे की लिखूंगा मैं R1 इदा लिख दो। R1 कैप किधर को है पुत्र, इदा ही है, आई डायरेक्शन है ना। अच्छा हुण थोड़ा जिहा सीखना शुरू करो, सीखिया तो होया। आ जिहड़ा वैक्टर है इहदा मैग्नीट्यूड आ रही है और इहदी डायरेक्शन आपां की लई है R1 है, ठीक होगी गल। हुण आ तुहानू ट्रायंगल नजर आने लग पई है, इस ट्रायंगल दियां तीन साइड्स की कर रही हैं, इस ट्रायंगल दियां तीन साइड्स तीन वैक्टर्स नो, एक वैक्टर है, दूजा आह, तीजा आह, इन्हां तीनों चों सेम ऑर्डर किहड़ा वा, आ ते आह, ते आ ऑपोजिट ऑर्डर है। इसका मतलब आ जिहड़े सेम ऑर्डर वाले है ये बराबर है, फिर आ की हो गया R1 R कैप, इदा हो गया, हो गया। तो हुण आ वैक्टर आ गया ना, तो इट मीनस अच्छा इत्थों देखियो, जे आपां नूं सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिदा तो वो होएगा मॉड, इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखते हैं मॉड नाल, तो इसका मैग्नीट्यूड और इस साइड का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आ साइड का मैग्नीट्यूड आया, इस साइड का मैग्नीट्यूड मॉड नाल लिखते हैं। इसका मतलब R1 की वैल्यू पता लग गई, तो आप इसे R1 स्क्वायर की जगह की लिख सकते हैं मॉड, है ना, ये नाल स्क्वायर आ गया। आप कौन है, इधर देखो R1 कैप कौन है, इधर बस एक है, ये बराबर है, इट मीन्स आप इनू की लिख सकते हैं, इधर पता लगा। तो इतने की बन गया फिर R वेक्टर माइनस R1 ओवर क्यूब हो गया, हो गया है ना। अच्छा हुण आयो इहदे वल, हुण इत्थे दूसरी इंटेंसिटी किहड़ी है, जिदा इत्थे E1 है, इत्थे Q2 दी भी इधर नूं है, इधर तो होगा E2, और ये जिहड़ी E2 है तो इहनूं तुसीं सिमिलरली कितना लिख सकते हैं, इत्थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R माइनस R2, ठीक है, पता लग गया है। हुण इसका मतलब इस पॉइंट पे एंड पॉइंट पे कुल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड, दो है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की होएगा E1 प्लस, ध्यान रखिए उसे हम गलती ना कर दी, वो भी E1 और E2 डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो E1 माइनस E2 नहीं होना, नेट फील्ड हमेशा वेक्टर सम होना, पर क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है तो ये जीरो होना, तो इट मीन्स Q1 देखो तो इधर बन रही गल, है ना। अच्छा हुण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हुण आप इतना लिख सकते हैं Q1
आर माइनस R1 ये ब्रैकेट है पुत्र आ मॉड है। इधर लिख लिया। हुण आपां कढना बेसिकली आर है, ठीक है। हुण आ ब्रैकेट खोल ली आपां कर सकते हैं। ते उस तो बाद आपां की करना, जिहड़ी आर वाली टर्म है वो एक साइड रखनी है, आ वाली टर्म, ते ओनू ओदी अल्टीमेटली वैल्यू कढनी। समझ आई ये गल है? मॉड की वैल्यू कितना कितना आएगी, तो मॉड की टर्म का आंसर देखता है। अच्छा हुण इनू इदा नहीं वो इदा कर सकते कुछ आ देखो, तो क्योंकि मॉड की टर्म च नहीं है इस तक पता लग गया। हुण इहदा मतलब ऑप्शन च मॉड नहीं कितना हटाया जाए, तो हुण गल नूं फिर आपां वो दूसरी साइड लै जाइए। अगर आ R1 है पुत्र तो आ की हो R2, तो R1 ਇਹਦੇ बराबर है तो R2 ऐसा हो। हुण देखो इत्थे न्यूट्रल पॉइंट होने का मतलब की है, दोनों की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जीरो नहीं है। पहले की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरे की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आ वैक्टर सम जीरो तो कंडीशन आ गई। पर ये साडी प्रॉब्लम आ गई मॉड आ रहा, तो सानू ऑप्शन च मॉड नहीं चाहिए। हुण मॉड नूं हटाउण लई की करना पैना आपां नूं कि इन्हां दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करना पैना। हुण जदों मैग्नीट्यूड इक्वेट करांगे है तो उस केस दे विच बेटा इन्हां दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करन लई इत्थों देखो आपां इहनूं सिंपल कर लैंदे आ। तो पहले का E1 का मैग्नीट्यूड आ नहीं बन रहा Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, तो Q2 का मैग्नीट्यूड जिहड़ा वो ये नहीं बन रहा R2 स्क्वायर, तो आ कैंसल आउट हो गए। तो इसका मतलब R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर या R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर के बराबर हो गया Q2 ओवर Q1। तो इट मीन्स R2 ओवर R1 की वैल्यू हो गई अंडर रूट Q2 ओवर, ऐसा हो गई। पर R2 का मतलब है मॉड R माइनस, और R1 का मतलब है मॉड, ये मतलब क्वेश्चन जरा वा ये IIT वाला वा ना, तो आया। अच्छा इसका मतलब होने तो देखो ये इधर आ जाओ, हम आप इतना लिख सकते हैं Q1 R माइनस R1, इनू मैं ऊपर भेज देना इधर मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई करके करदा, इधर लिखना ठीक है। हम आ जी रेशियो है कितनी बनू Q2 ओवर Q1 की पावर 3/2 बन जू है ना, तो ये माइनस Q2 ठीक होगी गल। अच्छा हम इधर देखो आ Q1 है, आ Q1 की पावर 3/2 है, की बनया फिर अंडर रूट Q1 थले आ गया आ वाला, तो इनू फिर नीचे ले आंदा माइनस आ Q2 है तो नीचे आना Q2 की पावर 3/2 मतलब 1 ओवर रूट, समझ आ रही। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल सकते हैं अपन, तो R वाली टर्म एक पासे ले जानी है, दूजी Q1 R1 Q2 R2 वाली दूसरे पासे ले गए, फिर उतो R की वैल्यू कर लेनी है। मतलब हम इतों इनू सॉल्व करना कर सकते, इतों रिजल्ट आना है। काफी लेंथी क्वेश्चन है, मतलब इनू मार्क कर लो। IIT च भी आ सकता, स्कूल च भी, जिदा
अर्बन स्टेट स्कूल है उन्होंने चांसेस ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। इनोसेंट थोड़ा घट है चांस, इनोसेंट एमजीएन आदर्श नगर तो इन्हों के पेपर का लैवल थोड़ा हल्का होंगे, एपीजे का थोड़ा ज़्यादा वा, अर्बन स्टेट का भी मैक्सीमम ही है कि वो पेपर औखा पाते हम औखा पाते हैं कि आप ही नहीं पढ़िया होंगे, ये दो गल्लां च फर्क है ना, याद नहीं रहा वो भी औखा ही होंगे। चलो होर बोलो, ये कर लो, क्लिक कर लो फोटो। टेक्स्ट पता लगे है ना, केड़ा हाँ ये नहीं करते हाले, हाफ वाले नहीं करने, वो मैं कराऊंगा, कंसेप्ट नहीं ना जितना होया था। चलो फिर लिखो बेटा हेडिंग, हेडिंग लिखो लिखो हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to a uniformly charged due to a uniformly charged spherical shell यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। समझा की प्रॉब्लम की सिचुएशन बनी है भी एक चार्ज बॉडी है पर वो केड़ी शेप की है, स्फेरिकल दी, पर शेल है, शेल मतलब अंदरों खाली है, इसका मतलब भाई है वो हाँ मीन जिदा ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज का जो छिलका वा तो वो इदा उतारिया गया कि अंदर वाला जो खाने वाला समान है वो बाहर कढ़ता, किसी ने बस छिलका ही छिलका रह गया, वो होलोस्फीयर हो गया ना। और जो छिलका वा पील है जी वो चार्ज है, चार्ज वो करके ही है सिर्फ, मतलब जी लेयर है ना, क्योंकि अंदरों का वैक्यूम ही है, खोखला वा, तो चार्ज सिर्फ कितने है, सरफेस पे ही है, सिर्फ सरकमफ्रेंस नहीं कहना, स्फीयर है तो सरफेस से है। समझ आई गल, सिचुएशन समझा है कि हाँ वही गल है, याद ही करने पुत्र, यही तो गल है। वो करा लेंगे सारे, हम बोला किन्ने हो चुके हैं है ना, भाव पेपर पे काफी नहीं हुए, की करना जाके भी जिन्ने भी हुए है ना, हर रोज कोशिश करो उन्होंने रिजल्ट भी केड़ी सिचुएशन का इंटेंसिटी का फार्मूला वो लिख के रिजल्ट लिखो, उन्हें याद करो, इदा हफ्ता 10 दिन लगाओ फिर वो टिप्स पे आने, ठीक है ना, वो औखी गल नहीं है, टाइम तक स्पेंड करना ही पैना ना। समझ आई है ना गल, हाँ है नहीं रिकॉर्डिंग हो रही तो हम देखो हम ये जो टॉपिक आप शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है, वो बारे आप हम गल करनी है। अच्छा हम जिस तरह
ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? हाँ है, स्प्रिंटर है ना। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੇ 3 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ और 8 गोल्ड मैडल उन्हें जीते है, क्योंकि वो 100 मीटर से 200 मीटर से वो एक होंगी है ना हर्डल रेस, वो लगाना। और अगर वो ये जड़ियां 3 올림픽 ते 8 गोल्ड मैडल है ते और वो करके उन्हें जिहड़ा अपना उन्होंने प्राइज मनी मिली है प्लस स्पॉन्सरशिप मिलियां, वो उन्हें अर्न किया $15 मिलियन है ना जी, करोड़ा रुपया। पर जो उन्होंने कैलकुलेट किया भी ये जो दौड़ता वा तो कितना क टाइम दौड़िया ओलंपिक, वो है सिर्फ जिन्नियां उन्हें रेस लगाइया तो वो है 114 सैकेंड, मतलब 2 मिनट तो भी घट। मतलब 3 올림픽 पार्टिसिपेट किया, 8 गोल्ड मैडल जीते, पर वो क्योंकि अपना 8-9 सैकेंड से 100 मीटर की रेस खत्म हो जाती है, ठीक है कि नहीं। तो हूँ आप जो पैरा है इतों लगता भी लै भी 114 सैकेंड दौड़िया तो $15 मिलियन कमा के घर बह गया लगा, किस्मत कितनी वधिया है ना। पर अगला पैरा पे आंदा भी वो इन्ना करन दे लई ना वो 20 साल तो ट्रैक पे दौड़ रहा, मतलब प्रैक्टिस करन जाना सवेर को लैके शाम तक, वो भी 9 सैकेंड 10 सैकेंड च टाइम निकलता वा है ना। आपको लगता पता नहीं आ गया वा है ना, गॉड गिफ्टेड है भी आ गया इन्हें जित जाना, वाल 9 सैकेंड जिन्ने करोना काम तो मिलता नहीं। पर वो जो 20 साल उन्हें स्पेंड किए वो पूरा वो 20 साल नहीं ना काउंट होंगे, वो रिकॉर्ड
ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं हरेक ਨੂੰ ਆਪਣਾ प्लस माइनस पॉइंट पता होना ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ डिसाइड भी करना थोड़ा पर मेहनत करनी पैनी है तो ये एक मतलब फैक्ट है ट्रूथ है ਇਹਦਾ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है क्लियर है रिवीजन करनी पैनी है और कोई अल्टरनेटिव और कुछ देखोगे जो एक छोटे लाने शुरू कर दोगे तो काम इजी होना शुरू हो जाएगा तो डेली जिदा आप हल्का हल्का टेस्ट या रखा हुआ ये नाल भी काफी फर्क पएगा ठीक है ना मतलब अगला स्टेप होगा करना की है जिदा इन्हें क्या भी इन्नी इंटेंसिटीज आ गई हैं ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢੋ ਹਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ डाइपोल दी एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी कटन दा फार्मूला डेरिवेशन नहीं हुन इक्वेटोरियल पे एट एनी पॉइंट पे की फार्मूला डायग्राम बना के वो फार्मूला लिखने शुरू कर दो अपने नोट्स बन जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ कंपटीशन वाले ਨਾਲ ਦੀ तो इदां ही रिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ electric field intensity at any point due to मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਤਰ spherical shell इसका सेंटर O है इसका रेडियस R है और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है और एक चार्ज शेल के ऊपर सिर्फ आउटर सरफेस पे ही होना और नाल पता की करना होना ये आपा आज डॉटेड लाइन में लगाई है भी ग्राफ भी प्लॉट करना ना सी इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जितना ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ठीक है क्लियर है तो हुन गल शुरू होने लगी है हुन अगर ये चार्ज बॉडी है तो अंडरस्टूड है ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितने कितना होगा तो ਆਪਾਂ मान ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ P1 ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ है ना ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ एक्सटर्नल और एक्सटीरियर पॉइंट और अंडरस्टूड है कि जेड़ा एक्सटीरियर पॉइंट होएगा क्योंकि हर डिस्टेंस आपका कितों मेजर करना सेंटर तो आ जेड़ा एक्सटीरियर पॉइंट है ਇਹਦਾ डिस्टेंस रेडियस नालों बड़ा हो कि नहीं अंडरस्टूड है जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ रेडियस ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ पता लग जू ना अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਗੌਸ ਲਾ ठीक है क्योंकि आप गॉस ला के एंटर कर रहे हैं ना अंडरस्टूड ही है वैसे तो एग्जाम च लिखा भी आ सकता नहीं भी आएगा गॉस ला की हेल्प नाल ही आप इंटेंसिटी लभनी है कादे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੌਸ ਲਾ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੌਸ ਲਾ तो गॉस लॉ दी मैथमेटिकल फॉर्म बेटा ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ E.dA is
ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ P1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੌਸ ਲਾ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੌਸ ਲਾ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਗੌਸ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ P1 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੌਸ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ P1 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਹੋਏ। और गल सुनो, आ जेड़ा शैल ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਣਾ S1 और ਇਹਦਾ रेडियस कितना हो S1 स्फीयर ਦਾ जितना जितना हैगा P1 ਦਾ छोटा r। समझ आई गल क्यों समझ आई? हां तो आ हो गया। अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट भी कह सकते हैं P1 ਜਿਹਦਾ डिस्टेंस सेंटर ਤੋਂ रेडियस ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। तो इस केस देखो बेटा ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਗੌਸ ਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, S1 ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ, Q enclosed ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ S1 ਦਾ। तो ਜਿਹੜਾ S1 ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੀ S1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। तो ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। इतना ही हो गया। ਹੁਣ दोबारा देखो गल, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DA ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ, ਆਪਾਂ S1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ और ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਤਰਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ। तो इस करके E और DA की हो गए सेम, है ना, ये याद रखना तुसी। अच्छा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ E ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਲੈ ਕੇ E ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਮੈਟਰੀ E ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਏਰੀਆ छोटा r स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो E 4 पाई r स्क्वायर यही बन गया, तब E की बन गया Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर
यही ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ याद रखने च सौखा हो जाए फार्मूला पर मजेदार गल पता की निकली है कि स्फेरिकल शैल दे एक्सटीरियर पॉइंट ते जेडी इंटेंसिटी कटन दा फार्मूला है वो वही है जेड़ा पॉइंट चार्ज वाला क्योंकि पॉइंट चार्ज दे करके भी इंटेंसिटी दा फार्मूला सेम होंदा ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ एक्सटीरियर पॉइंट ਦੇ ਲਈ स्फेरिकल शैल पॉइंट चार्ज है तो इट मींस मैं आ आर्टिकल इत्थे तक प्रूव कराना है ना तो अगर मैंने कोई कहे कि इंटेंसिटी निकालो स्फेरिकल शैल दे लई तामी मैं एक्सटीरियर पॉइंट लिए यही करा अच्छा हुन पुत्र इधर देखियो हुन आ गया दूसरा पॉइंट आ समझ आई गल हुन आप पहुंच जाइए सरफेस से हुन अगर तुसी इस P1 पॉइंट नु सुनो इधर अगर P1 पॉइंट नु शैल दे सरफेस ते लेना चाहते हैं शैल दे तो जदों ये पॉइंट अगे नु आएगा तो स्मॉल r दी वैल्यू की होंदी जाऊगा और इथे पहुंच के कितनी हो जाऊ मतलब आ हो जाऊ तो जे मैं आ वाली वैल्यू इथे पुट करता तो सरफेस की बन गया q over 4 pi epsilon naught r square using equation इसलिए कर लिया और तीसरा है बेटा थर्ड पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट आ देखो ये जे मैं कोई कहे कि आ पॉइंट ते भी तो दस दियो कितना इंटेंसिटी हुंदी है और ये जेड़ा पॉइंट है ਇਹਦਾ सेंटर तो डिस्टेंस जेड़ा वो हमेशा रेडियस तो कट होएगा है ना तो इंटीरियर पॉइंट P3 है और ਇਹਦਾ डिस्टेंस रेडियस तो कट है ਹੁਣ बड़े ध्यान नाल गल ਨੂੰ सुनो पुੱਤਰ ਹੁਣ क्या P3 पॉइंट किसी क्लोज सरफेस के ऊपर है होना चाहिए वा क्योंकि आपा केड़ा ला यूज करना गॉस ला आपा की करिए फिर दोबारा एक ड्रा कर लिए ना कर लिया ਇਹਦਾ कोई नाम भी रख दिए की रखिए हां ਹੁਣ देखो क्योंकि आ S1 है तो इनु S2 भी रख दांगे चलूगा पर क्योंकि आ पॉइंट P1 है इनु मैं P3 किया तो फिर S3 कर दियो थोड़ा सिमेट्री ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨੂੰ P2 ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ S2 ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨੂੰ P3 ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ S2 ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ है ना उस करके भी सोहना लगता देखने ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ 3 ਆ ਵੀ 3 ਜੋੜਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा ਹੁਣ सोच के जवाब ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ P3 ਉਹਦੇ ਲਈ ক্লোਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਨਾਮ S3 ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਸ ਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ is equal to ਇਦਾਂ ਹੀ पर S3 ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਰਜ है कि नहीं है क्योंकि चार्ज तो इथे इथे ही है आ तो अंदरों खोखला सी खाली सी ਇਹਦਾ मतलब S3 ਦੇ अंदर तो जे आ साइड 0 हो गई इट मींस EB मतलब इंटीरियर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 समझ आइए गल मींस जेड़ा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ तीन जगह ते देखिया एक एक्सटीरियर लई एक सरफेस लई तीजा इंटीरियर लई एक्सटीरियर लई कटन दा फार्मूला पॉइंट चार्ज वर्गा ही है एक्सटीरियर लई ते सरफेस लई वही सेम फार्मूला बस उच डिस्टेंस दी जगह रेडियस आ जाना शेल दा पर इंटीरियर लई 0 और इंटीरियर पॉइंट चाहे सेंटर ते ही है
ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੂਲਮ ਲਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜੋ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਓ ठीक होगी गल है हां ग्राफ भी बना लगे हैं हां देखियो कर लो फोटो खींच लो घर जग कर लियो बट ये स्टेप्स याद कर लो है ना अच्छा क्यों बेटा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋ 0 ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕੱਢੋ ਉਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ 0 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਊਗਾ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਹੀ ਹੋ तो इंटेंसिटी 0 ही होगी पर जितना ही आप सरफेस पे पहुंचांगे आउटर साइड पे तो इंटेंसिटी कितनी होगी आ वाली मैक्सिमम सरफेस वाली मैक्सिमम हो इंटेंसिटी सरफेस वाली हो मैक्सिमम और उस तो बाद जो अगे जाओगे पुत्र ਤਾਂ डिस्टेंस ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ मतलब सरफेस ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ डिस्टेंस ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਹੀ ਰਹੇਗੀ ठीक वो हाँ वो इन्फिनिटी पे होने क्लियर है पुत्र हुन अगला पॉइंट ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸ਼ੈਲ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
मतलब कल ਨੂੰ पेपर च आ जाए कि derive an expression for electric field intensity due to metallic shell independent of material. हाँ metallic shell होवे या non conducting shell होए तो हर एक दे लिए ये फार्मूला सेम रहना ठीक है और इवन मतलब ये रिजल्ट जेड़ा वा the above results are valid for किदे किदे लिए valid है नंबर 1 electric field intensity due to metallic or conducting spherical shell है ना अंडरलाइन कर लियो क्योंकि फिर कई बार आप कहते नहीं था कितनी नहीं कराए नहीं for metallic or conducting spherical shell चार्ज तो होएगा ही अंडरस्टूड ही है यूनिफॉर्मली चार्ज दूसरा फॉर नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज ये तो है ही है कंडीशन नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग शेल स्फेरिकल शेल और तीजा बेटा लिख लेना वा याद रखना वा पर ਉਹਦਾ एक्सप्लेनेशन हाले हफ्ते बाद आएगी वो है यूनिफॉर्मली चार्ज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इवन जे सॉलिड स्फीयर भी कंडक्टर ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्यों होती है ਉਹਦਾ मैं हाले आंसर नहीं देता यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग और मेटालिक सॉलिड स्फीयर और एक गल होर सुन लो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਵਰਡ स्फीयर भी यूज करते हैं मतलब सॉलिड ही ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ तो स्फीयर मींस सॉलिड स्फीयर ही है कन्वेंशन ਨਾਲ ठीक है ये हो गया अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर उन्हें कंडक्टिंग नहीं है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जे कंडक्टिंग स्फीयर ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ स्फीयर ਹੈ ਇਧਰ ਸੁਣੋ ਕੰਡਕਟਿੰਗ स्फीयर ਦੇ ਲਈ डायग्राम तो वही है बस ये है अभी दिमाग च रखना कि जेड़ा चार्ज शैल दे सिर्फ सरफेस ते ही सी वो स्फीयर दे अंदर पूरा फैलिया हुआ है समझ आई गल अच्छा हुन पहला और दूसरा पॉइंट शैल वाला ही है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट शैल वाला ही है सॉलिड स्फीयर ले थर्ड पे आके थोड़ा चेंज होनी है थोड़ा नहीं बहुत सारी क्योंकि शेल दे अंदर ना इंटेंसिटी 0 से मतलब सॉलिड स्फीयर और शेल जो फर्क पता लग गया कि शेल का मतलब सिर्फ चार्ज आउटर सरफेस पे ही है बट सॉलिड स्फीयर चार्ज पूरे बॉडी दे अंदर है और पहला और दूसरा रिजल्ट दोनों लिए सेम है ये ऐसा सेम करके ना घर जाके नोट कर लियो डायग्राम बना लो डायग्राम और आप बना लेना ग्राफ नहीं बनाना मतलब जिदा खाली बनाया नहीं सी वो बना लेना ते आज पहला और दूसरा पॉइंट सिर्फ नहीं ग्राफ भी डायग्राम च बनावांगे बाद चों जगह छाड़ लेनी ना वो ग्राफ वाली पहला और दूसरा जो पॉइंट्स है वो एज सच पिछले आर्टिकल तो नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं इथों रब कर देने हूं तीसरे पे कंसंट्रेट करना बेटा
सेम रिपीट कर लेने हैं वही मैं सारा कुछ लिखा दूसरा तो चलो लिखा रहने दो तीसरा जेड़ा वा आ तीसरा इथों स्टार्ट हो गया ठीक है हुण आपां तीसरे वाल ध्यान देना पुत्र इधर देखियो हुण इत्थे तुसी ये नहीं कह सकते कि आ जेड़ा S3 आपां सरफेस ड्रॉ कीता वा इहदे अंदर चार्ज जीरो नहीं है क्योंकि आ वाला जेड़ा मैं शेडिंग करती है ये चार्ज इस S3 दे अंदर है क्योंकि चार्ज तो पूरे च फैला है अच्छा हुण आ जेड़ा शेडेड वाला पोर्शन दा चार्ज है ओदा आपां नाम की रखया इत्थे Q enclosed हुण Q enclosed कहता हुण इहदी वैल्यू कढनी है कितना कढी है तो लॉजिक की है मतलब देखो हुण ये ਤੁਹਾਡੀ 3 डायमेंशनल बॉडी और ਇਹਦੇ अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है यूनिफॉर्म तो 3 डायमेंशनल बॉडी की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ਨੂੰ डिस्क्राइब ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ਹੁਣ अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 डायमेंशन तो ਇਹਦਾ मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है रो बराबर है बराबर मींस आ देखियो बेटा as charge distribution is uniform therefore ਇਹਦਾ मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की है कांस्टेंट है भी कांस्टेंट हुण वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि चाहे तुसी पूरा स्फीयर मान लो तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना लिखांगे Q बाय इतना क्योंकि पूरे स्फीयर का चार्ज Q है ते पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है कैपिटल R ते आ जेड़ा शेडेड वाला स्फीयर है ਇਹਦੇ अंदर कितना चार्ज है Q enclosed और ਇਹਦਾ वॉल्यूम कितना वा और ये दोनों बराबर है बराबर पता लग गया क्यों क्योंकि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म तो आ हम कैंसिल आउट हो गया बेटा तो Q enclosed की वैल्यू की आ गई R क्यूब ठीक है तो आ वैल्यू ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ठीक है तो therefore E dot dA is equal to आही हो गई देते हैं अच्छा ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ S3 ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ DA और इंटेंसिटी भी उसे डायरेक्शन चाहिए है ना स्फीयर दे केस तो एंगल की बन गया पुत्र EDA फिर cos 0 तो मान नहीं है E बाहर काट लिया बाहर पता क्यों बचा केड़ा लॉजिक लेना ड्यू टू सिमेट्री है ना ड्यू टू सिमेट्री E is constant ते आ गया पुत्र केड़ा S3 दा रेडियस कितना बने आपा इट मींस
4 pi r square is equal to एक r रह गया smaller u r over 4 pi epsilon naught r cube smaller तो बोला नहीं अंदरला भी स्मॉल आ रही है पर ਉਹਦਾ रेडियस नालों घट वैल्यू सिंपल हो रही है देखो दा रिजल्ट पता लगा ਤੁਹਾਨੂੰ तो हुन ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ਉਹਦੇ अंदर इंटेंसिटी 0 नहीं है और कितना वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r क्योंकि बाकी q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r ये सारे कांस्टेंट्स ही है तो इट मींस इंटीरियर पॉइंट दे ਲਈ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है ते एक्सटीरियर ਲਈ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ना हुन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਪੁੱਤਰ क्यों क्योंकि इंटीरियर पॉइंट ਦੇ ਲਈ जो e है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है तो ग्राफ की होता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन समझ आई गल तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दे एक्सटीरियर पॉइंट ते सेंटर सरफेस ते इंटीरियर पॉइंट दे इंटेंसिटी कटन दा फार्मूला पता लग गया कितना कटिया गया ठीक है देखो दा इतना कोई डाउट अच्छा ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਚਾਰਜ q ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तो आ देखियो बेटा मतलब आ रिजल्ट q ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹੈ देखो बेटा ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ